Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Okay, this is going to be a recorded lecture regarding your entrepreneurship project, and I will try to highlight all the issues you guys are facing in financial feasibility or the chapter of your final project in which you are trying to create the financial statements or the projected statements of your business. ठीक है. So I will be sharing few things with you today, which might help you to conduct your financial feasibility in the in the final report. ठीक है. There are few students जिनसे मैं already लाइव सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ, एंड देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके साथ मेरी अभी तक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पे डिस्कशन नहीं हुई है. ठीक है. सो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो जो भी इसमें हमें ज़रूरत होती है. ठीक है. सो जस्ट बी विद मी, आई स्टार्ट इन अ वाइल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि किस तरह हम एक बेंचमार्क देखते हैं टू प्रिडिक्ट टू फोरकास्ट आवर स्टेटमेंट्स. ठीक है. किस तरह हम, क्या हमारे पास बेंचमार्क हो सकता है, क्या हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिनको देखते हुए हम कुछ एजम्पशन लें, कुछ एज्यूम करें चीज़ें, और फिर उस एजम्पशन को लेकर हम आगे चलें. ठीक है. बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड. आई मीन यू विल बी estimating things, you are predicting, forecasting elements. ठीक है. So there is a criteria, there is a thing on which you can construct your idea. ठीक है. सो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जस्ट हैव अ लुक ऑन योर कंपेटिटर्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने पेस्टल में जो उसमें आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए. ठीक है ना. रिपोर्टर्स आपने 5 फोर्सेस कवर की. ये आपको टेपर डाउन कर देंगे आपके आपके विजन को और ले जाएंगे उस तरफ के कौन 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 से फैक्टर्स और कौन कौन से अदर बिजनेसेस हैं जो आपके सामने आ सकते हैं. ठीक है. व्हेन यू विल बी कंडक्टिंग योर ऑपरेशंस. ठीक है. तो इंडस्ट्री एनालिसिस का असल मकसद यही होता है. ठीक है. करवाने का कि स्टूडेंट या पोर्टर 5 फोर्सेस का यही मकसद होता है कि स्टूडेंट गेट टू नो देयर कंपेटिटर्स एंड देन स्टडी देयर कंपेटिटर्स टू फोरकास्ट देयर ओन स्टेटमेंट्स या जो भी उनकी आगे बिजनेस की अकाउंटिंग वगैरह की चीज़ें होंगी. ठीक है. सो उसके लिए एक तरीक़ेकार मैंने शायद डिस्कस भी किया है. अगर नहीं किया तो जस्ट हैव अ लुक. यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. एफएस से एसबीपी आप गूगल पे अगर लिखेंगे. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉन फाइनेंशियल हैं. ठीक है. तो हम नॉन फाइनेंशियल वालों में ही देखते हैं. फाइनेंशियल जो है वो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज और ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है ना. जो फाइनेंशियल सेक्टर होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं. ठीक है. ये सब जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में आता है. बैंकिंग सेक्टर है आपका पूरा, इंश्योरेंस सेक्टर है. तो वी जस्ट ओपनड इट एंड जस्ट सी के ये किस ईयर की खुली है हमारे सामने. 2014 से 2019 तक का. ठीक है. तो लेटेस्ट है. तो जस्ट सर्च आउट, लेट इट ओपन फर्स्ट. इट्स अ थॉरो डॉक्यूमेंट, इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट. ठीक है. इसमें से यू गाइस कैन गेट सो मच इन सो मैनी थिंग्स, सो मच इन्फॉर्मेशन यू गाइस कैन गेट आउट ऑफ इट. ठीक है. डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं इस डॉक्यूमेंट को. ठीक है. सो जस्ट ओके, दिस पेज. ठीक है ना. दिस इज पेज नंबर 5
और इस पेज पर इंडस्ट्री का पूरा इसका इस पूरे डॉक्यूमेंट का समझ लें आप, इंडेक्स और समरी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये इंडस्ट्री या सेक्टर वाइज जो है इन्होंने कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू गेट एन आइडिया कि मेरी जो कंपनी है या आप मेरा जो आइडिया है वो किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर से लिंक करता है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मैंने आपको गाइड कर दिया, मेरा नहीं ख्याल किसी का भी फाइनेंशियल जो है वो आइडिया है फाइनेंशियल सेक्टर से, तो इसी इन्हीं एरियाज में कहीं आप लाई कर रहे होगे, ठीक है। नाउ लेट सपोज जस्ट फॉर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम ये फूड इंडस्ट्री उधर से ले लेते हैं, ठीक है ना। वी आर जस्ट पिकिंग दी फूड इंडस्ट्री, ठीक है। ये फूड इंडस्ट्री हम पिक करते हैं, पेज नंबर 19 पर जाते हैं, ठीक है। नहीं, सॉरी, दैट्स नॉट पेज नंबर, आई एम सॉरी अबाउट दैट। दीज आर द नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये एक्चुअली इंडेक्स नहीं है, ये नंबर ऑफ कंपनीज बता रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये 16 नंबर ऑफ कंपनीज हैं, ये 19 नंबर ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है। तो 2019 में फूड इंडस्ट्री में इस वक्त 19 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका स्टेट बैंक ने डाटा पब्लिश किया, इस तरह है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सर्च आउट फॉर फूड। अच्छा, ये आ गए आपके फूड प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस इनकी एट अ ग्लांस। तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब देखिए ज़रा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर हम यहाँ पे अपनी डेवलप करें, जस्ट हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। हाउ मेनी कंपनीज आर देयर? 19 कंपनीज आर देयर, ठीक है ना। फिजिकल ईयर 19 में देखो, तीनों तीन पैरामीटर्स बता रहे हैं फिजिकल ईयर 18 में, ठीक है। दैट वाज दी इन बिलियन रुपीस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ऑलमोस्ट 22 बिलियन रुपीस की शेयर होल्डर्स इक्विटी थी, और 16 कंपनीज थी जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। हाँ, और फिर ये इस तरह बढ़ता चला गया, ठीक है ना, 19 में। और ये नीचे इन्होंने रिजर्व्स और इस तरह ये सब इसके डिफाइन की हुई चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इक्विटी को, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा देखते हैं इसको, करंट लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेड क्रेडिट जो है वो अकाउंट पेबल्स को कहते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, अदर लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। इन बेसिस पे इन्होंने करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपके सामने। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इस तरह ही करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स भी हैं, ठीक है। कुछ रेशोज गिवन हैं। तो अभी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम या तो ओवरऑल इंडस्ट्री का एनालिसिस देख सकते हैं, इस पेज पर है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने कंपैटिटर को सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये देख लेते हैं कि इज देयर एनीथिंग जिसको हम पिक करें और उस पर फिर काम करें, ठीक है। अच्छा, ये देख लो, ये सारी कंपनीज लिमिटेड आ रही है, इट मीन्स दे आर कॉरपोरेशंस एंड दीज आर लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। ये वन बाय वन मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो भी कंपनी मुझे थोड़ी सी रिलेटेड लगेगी मैं उसके ऊपर फिर उसको शुरू करूँगा उस पर काम, ठीक है। और आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आप लोग ले सकते हैं, बेंचमार्क्स क्रिएट कर सकते हैं किस तरह, ठीक है। अब ये देखें नेस्ले पाकिस्तान, चलिए अगर हम नेस्ले पाकिस्तान के ऊपर काम करते हैं, पहले देख लें और कौन कौन सी कंपनीज हैं। पंजाब ऑयल मिल्स, क्विस फूड इंडस्ट्रीज, देन वी हैव रफान, एसएस ऑयल मिल्स, शीजान, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने सारे, यूनिलीवर, ठीक है, यूनिटी,
दैट्स इट, ठीक है ना। फिर केमिकल्स आ गए, तो हम नेस्ले जैसे लेते हैं, नेस्ले पाकिस्तान, ठीक है। अब लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट है या आप जो वो कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री से लिंक कर रहा है, और यू थिंक दैट नेस्ले पाकिस्तान इज अ कैन बी अ कंपेटिटर ऑफ यू, ठीक है ना। वैसे मुमकिन नहीं है इतने इनिशियल लेवल पे, बट व्हाट वी नीड, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई थिंग्स। हमें एक लेआउट डेवलप करना है, ठीक है। हम बड़ी कंपनी को देख के भी अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें गाइडेंस देगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है फाइनेंशियल्स की, करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की, इक्विटी की, लाइबिलिटीज की, ठीक है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बेंचमार्क्स क्रिएट करने हैं, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस कंपनी। अच्छा, नाउ एक और चीज़, इतने सारे हेड्स जो गिवन हैं, वी प्रॉब्ली डोंट नीड दोज हेड्स, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या, हम मतलब हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हेड्स अकर हो सकते हैं, दैट्स व्हाट वी नीड ओनली, ठीक है। तो अल्टीमेट मैं उधर ही आपको लेके जाऊंगा इन द एंड, ठीक है। अच्छा, जस्ट हैव अ लुक ऑन 2019, ठीक है। 2019 का हम डाटा लेते हैं। मैं सिर्फ 4 या 5 चीज़ें पिक करूंगा इस स्टेटमेंट से, तो जस्ट बी विद मी। मैं पिक कर रहा हूँ और साथ में मैं एक्सेल शीट पे पुट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देन वी विल डू सम कैलकुलेशन, जिसकी बेस के ऊपर हम अपने बेंचमार्क क्रिएट करेंगे। देखें, बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ 5-6 हेड्स हमें चाहिए। एक एसेट्स में नॉन करंट और करंट एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, और फिर इक्विटी चाहिए, ठीक है। अदर देन दैट हमें इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू चाहिए, कॉस्ट एक्सपेंसेस चाहिए, और प्रॉफिट या अदर देन दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं इस स्टेटमेंट को, जस्ट बी विद मी। थोड़ी देर में ज़रा पुट कर रहा हूँ चीज़ें आपके सामने, साथ साथ में बताता रहूँगा कि मैं कौन से आइटम पिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट एसेट्स, इफ वी जस्ट पिक दिस अमाउंट ऑफ करंट एसेट, ठीक है। अब मैं इसको पिक करके एक्सेल पे पुट कर रहा हूँ, बार बार मैं स्क्रीन शेयर चेंज नहीं करूँगा, तो वहाँ पे मैं राइटअप करता रहूँगा और इन द एंड आपको वो शो कर दूँगा, ठीक है। देन नॉन करंट या जो फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, एक दफ़ा हेड्स भी देख सकते हैं हम। अच्छा, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं, ठीक है। नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो दीज आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इस तरह समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ और दीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। फर्दर शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, ये जो इक्विटी है ये हमारे लिए सिर्फ गाइडेंस होगी, क्योंकि इसमें एक कॉरपोरेशन है, इन्होंने शेयर्स इशू किए हुए हैं। हमारी कंपनी जो है वो छोटी कंपनीज है, हम इक्विटी के थ्रू
सॉरी शेयर्स के थ्रू इक्विटी नहीं रेस कर रहे होंगे, हम तो पर्सनल कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करके जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है ना। ओके, अदर देन दैट लेट्स मूव ऑन टू दी ऑपरेशंस, और हम अपनी इनकम स्टेटमेंट की कुछ हेड्स पुट करते हैं, ठीक है ना। अब असल हमें इनकम स्टेटमेंट में ही हेल्प चाहिए, ठीक है ना। हमें एक अपने टोटल एसेट से हेल्प चाहिए और एक हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट से हेल्प चाहिए। ठीक है, अभी ये देखिए, ये सारी आपकी इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है ना, प्रॉफिट तक। उसके बाद हमारे पास कैश डिविडेंड जो है, हम डिविडेंड तो पे करेंगे नहीं, तो प्रॉफिट तक हमें रिक्वायर्ड है, मतलब फ्रॉम सेल्स टिल प्रॉफिट, ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक, हमारे पास सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसको डायरेक्ट कॉस्ट हमने पढ़ा। देन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम फर्म की तो तब होती है जब वो कहीं और उसने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, ठीक है ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस भी नहीं होगा हमारा। तो हमें यहाँ पे समझ लें चार हेड्स चाहिए, ठीक है। चार हेड्स कौन कौन से, सेल्स, डायरेक्ट कॉस्ट, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट पेमेंट, और प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा खुद ही निकल आएगा, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दी सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं, ठीक है ना, दिस वन। ये समझ लें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का एक हमारे पास बेंचमार्क बन जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लिए हमने, और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं इसकी, कि इसकी सेल्स ग्रोथ क्या है ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 साल से 6 सालों की इसकी सेल्स मौजूद है। जस्ट ट्राई टू मेयर द सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, ठीक है ना, नेस्ले। अच्छा,
अभी हमने ये इन सब चीज़ों को अंडर एस्टिमेट भी करना है, ठीक है ना। हम एस्टिमेशन जो है इस लेवल पे नहीं करेंगे, हम छोटे लेवल पे एस्टिमेशन करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। मुझे सिर्फ रिलेशनशिप्स, परसेंटेज में रिलेशनशिप्स चाहिए इस फर्म के, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अभी ये वो एरियाज हैं, वो सारे हेड्स हैं जो मैंने उस स्टेटमेंट से पिक करके एक्सेल पे डाले हैं, ठीक है। सेल्स ग्रोथ का मैं आपको कह रहा था कि सेल्स ग्रोथ आपने देखनी है कि इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखिए इस फर्म पे जो हम जिसका डाटा पिक कर रहे हैं, इसमें ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है 1000 रुपीज़। इट मीन्स ये जितने फिगर्स हैं दीज आर इन 1000 रुपीज़, मतलब दीज फिगर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अगेन, मतलब तीन तीन जीरो इन सब फिगर्स के आगे और होंगे, ठीक है। सो वी कैन इग्नोर दैट, क्योंकि हम सब फिगर्स का इग्नोर करेंगे तो दे ऑल वुड रिमेन सेम, ठीक है ना, द रेशो विल रिमेन सेम। ये बात मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कितने बड़े फिगर से कहाँ पर किस लेवल पे लेके आ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द सेल्स ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ का जो फॉर्मूला हम लेते हैं वो करंट ईयर सेल माइनस प्रीवियस ईयर सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, इस फर्म की। अब लेट्स पुट इट इन परसेंटेज, -4% है, ठीक है ना। सिमिलरली हमने ये सबका इसी तरह ले लिया, ठीक है ना, कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम
अगर देखते हैं तो ये पिछले 2 सालों से नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, और दैट वाज द ग्रोथ बिफोर दैट, ठीक है। अब लेट्स हैव अ लुक कि व्हेन नेस्ले स्टार्टेड अप इन पाकिस्तान, ठीक है ना। ये नेस्ले फूड्स जो हैं वो कब स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, तो आई एम जस्ट सर्चिंग इट आउट एंड आई लेट यू नो इन अ व्हाइल। ठीक है, आई जस्ट सर्च दैट आउट के नेस्ले पाकिस्तान जो है, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, वो इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी। दैट वाज इस्टेब्लिश इन 1988, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स हो चुके हैं इसको इस्टेब्लिश हुए हुए। अगर हम 2019 को निकाल भी देते हैं तब भी हम 30-31 साल इसको हो गए हैं एटलीस्ट इस्टेब्लिश हुए हुए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को बेंचमार्क लेके चलते हैं अभी। अच्छा, नाउ हैव अ लुक, इसको इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने एक लेआउट क्रिएट किया है 32 ईयर्स का। तो इट्स फ्रॉम 1998 से लेकर और 2019 तक का, मैंने 2019 में ये सेल मैंने यहाँ से पिक की, ठीक है ना। अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द एवरेज ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये 3.9% आ रही है हमारे पास। लेट्स कंसिडर इट 4%। एवरेज ग्रोथ जो कंपनी की हो रही है वो 4% हो रही है, सेल्स की ग्रोथ, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स कीप दैट एज अ बेंचमार्क, ठीक है ना। मैंने देखो थोड़ी सी ओवर एस्टिमेशन कर दी है, आप अगर चाहें तो आप इसको 10% भी कर सकते हैं। अब हमने इस परसेंट से रिड्यूस करनी है ग्रोथ ऑफ दी कंपनी। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये 4% ऑफ दिस वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हमने इसमें से माइनस कर देना है, मतलब 115 दिस माइनस दिस वैल्यू। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना गेट, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लगाया, L4 - M4, L4 विच इज द सेल्स ऑफ 2019 माइनस 4% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इतने से ग्रो कर रही है कंपनी तो मैंने इतने से रिड्यूस करनी है इसकी सेल्स, इसलिए माइनस कर रहा हूँ। 2014 में जाके ये देखें, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 94 आ रहा है कुछ, ठीक है ना। और यहाँ पर 2014 की सेल जो 96 थी, तो मैंने थोड़ी सी ओवर एस्टिमेशन की, उस वजह से ये फर्क आ रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा ओवर रखा है इसको इसीलिए, ताकि हम जो जो शॉक्स हैं जितने वो भी इसमें कवर होते चले जाएं, और हम अंडर एस्टिमेशन पे ये रहें, हम ओवर एस्टिमेशन ना करें चीज़ों को, ओवर एस्टिमेट ना करें चीज़ों को। तो लेट्स ड्रैग इट डाउन टू द ईयर 1988, एंड ये इसका हम 4% ही बेंचमार्क ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये 4% मैंने ऐसे ही बेंचमार्क नहीं लिया, ये 4% मैंने लिया है ये पिछले तकरीबन 5-6 सालों के, 5 सालों की सेल्स ग्रोथ को देखते हुए एवरेज इनकी आ रही है 3.9%, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट्स माय रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट है कि 1988 एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नेस्ले पाकिस्तान की सेल्स ग्रोथ कितनी थी। तो लेट्स पिक इट अप फ्रॉम हेयर एंड पुट इट ओवर हेयर। दैट इज 32713401, ठीक है। इसको राउंड कर देते हैं बाकी से मैच करने के लिए। ओके, ठीक है। सो दैट वाज द सेल्स ऑफ नेस्ले पाकिस्तान व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हुए हमने अब थोड़ा सा अपनी फर्म को रिलेट कराना है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग जिसकी मुझे इसी तरह रिक्वायरमेंट होगी, और वो होंगे टोटल एसेट्स, ठीक है। सो उस पर भी हम इसी तरह एस्टिमेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको यही बता देता हूँ कि इन दी एंड के हमारे पास जो है वो टोटल एसेट्स कितने थे इस फर्म के एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसकी ग्रोथ देखते हुए, जस्ट बी विद मी, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग इट।
ठीक है, ये आपके सामने मैंने एसेट्स की भी थोड़ी सी एस्टिमेशन कर ली है अपने पास जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। वैसे तो ये डाटा आपको 2004 से भी मिल सकता है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, अब इसकी एवरेज ग्रोथ देखते हैं हम, इसकी कितनी रही। ठीक है ना, एवरेज ग्रोथ इसकी पॉजिटिव 5% रही है, 5.10। ठीक है ना, एसेट्स की, टोटल एसेट्स की जो ग्रोथ रही है वो पिछले 5 सालों में 5% रही है, 5-6 सालों में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अब हमें इधर बेंचमार्क क्या चाहिए, 5 चाहिए। हम एसेट जो 5.1 है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम एसेट की ग्रोथ को कम कर रहे हैं और सेल्स की ग्रोथ को हमने वो अंडर एस्टिमेट इसी तरह किया था। ठीक है ना, 4% कर दिया था उसको भी हमने। अच्छा, 5.1 था, हम 5 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे 2019 के जो एसेट्स थे, टोटल एसेट्स हमारे पास वो ये थे। ठीक है, अच्छा नाउ so this minus this. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हेयर। थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि कुछ एस्टिमेशन हमारे पास सही आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है ना, देखिए मोर और लेस सेम होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कभी भी नहीं मिलेगी आपको चीज़ें। ठीक है, एस्टिमेशन में यही होती है चीज़। अब कितना बेहतर आपने एस्टिमेट किया है वो मैटर कर रहा होता है। हमारे पास 2014 के एसेट्स हैं, तो ये देख लें ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, मतलब इतना फ़र्क आप नॉर्मल है, इतना फ़र्क आना। ठीक है ना, क्योंकि एस्टिमेशंस हैं, 51 है, ये 50 है, इस तरह देख सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाट आई डोंट नीड ओवर हेयर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही अब दिस इज़ द डाटा विच इज़ नीडेड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जो जब इस्टेब्लिश की गई थी ये वाली कंपनी, तो इसका स्केल, जो सेल्स थी टोटल वो ये थी, और जो टोटल एसेट्स की वैल्यू थी वो ये थी। नाउ आई हैव अ लुक ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एसेट्स। एसेट सेल्स का रिलेशनशिप क्या आता है। ठीक है, सो इसका एक रेशो होता है, एसेट टर्नओवर रेशो कहा जाता है। ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो हम 1988 की पिक करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो दैट वाज दी 2.45 जो है वो एसेट टर्नओवर है। एसेट टर्नओवर को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब एसेट टर्नओवर इंडिकेट कर रहा है कि अगेंस्ट एसेट्स, ठीक है, अगेंस्ट टोटल एसेट्स आपका, आपकी सेल्स कितनी हो रही है। ठीक है ना, सो एसेट टर्नओवर इस फर्म का बहुत आउट क्लास है। ठीक है, मतलब हर एक एसेट के अगेंस्ट 2.4 टाइम्स ज़्यादा सेल्स हो रही है। ठीक है, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, फॉर अ न्यू कंपनी। लेकिन क्योंकि नेस्ले वॉज अ ह्यूज ब्रांड, ठीक है ना, हो सकता है वो जो पाकिस्तान में लॉन्च किया वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। एक्चुअल तो नेस्ले ऑलरेडी काम कर रही थी ना वर्ल्ड वाइड, तो इस वजह से जो है, जब नेस्ले ने यहाँ ला, जैसे मैकडोनल्ड्स हैं या और इस तरह की कंपनीज हैं, जब उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया होगा तो बहुत ही आउट क्लास वे में किया होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए आपके सामने एसिड टर्नओवर होना चाहिए ताकि यू गेट एन आइडिया कि इस तरह की कंपनी का एसिड टर्नओवर इतना ज़बरदस्त है। ठीक है, बहरहाल। अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि आप इन इन फिगर्स को
सिर्फ और सिर्फ एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। मतलब अगर इसके अलावा आपके सामने किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती तो आप ये सब कुछ इजीली कर सकते थे, जो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेज नाउ? अच्छा, नाउ एसेट, टोटल एसेट्स फर्म का ये बताते हैं कि उस फर्म की टोटल वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितनी थी। ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि मैं किस कैपेसिटी पे काम शुरू करूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें इस फर्म का कि रिलेशनशिप क्या बन रहा है। ठीक है ना, कि कितनी एसेट्स के अगेंस्ट कितनी सेल्स हो रही है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है। सो वो फर्दर हम उस पर अपने आप को बेहतर एस्टिमेशन की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है ना। फॉर नाउ हम सिर्फ अगर ये पिक करते हैं कि इस फर्म का जो टोटल एसेट्स थे वो इतने थे। ठीक है ना। अब अच्छा, अगर मैं व्हाट आई वाज सेइंग कि इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो इस वक्त हम अगर यहाँ पे देखें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख 1 करोड़ 33 लाख के इसके टोटल एसेट्स थे एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिश्ड, व्हेन इट्स एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। तो ये 1 करोड़ 33 लाख मैंने 1000 टाइम्स ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है ना। ठीक है। वहाँ पे जो वैल्यू थी वो 1000 रुपीज में थी सारी। इट मीन्स के ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 वुड बी द एक्चुअल वैल्यू। इट इंडिकेट्स 1 करोड़ 33 लाख 1000 जो है उसके टोटल एसेट्स की अमाउंट की। ठीक है। मैं इसको अपने लेवल पे लाने के लिए एक और डिजिट इसका रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी को देखते हुए काम करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपका ये प्लान है कि आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन यू कैन गो अहेड विद दीज फिगर्स। ठीक है। मैं कहता हूँ कि हम एक और फिगर इसका कम करते हैं और लैक्स में वैल्यू लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बन रही है, लेट सपोज आप ये कहते हो कि अगर कोई एक फर्म जो है वो इस लेवल से शुरू करे तो ये डिफरेंट उसकी फिगर्स हो सकती हैं। ठीक है। तो मैं ये एस्टिमेट करूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में सोचूं कि मैंने 50 लाख रुपए लगाने हैं इस बिजनेस में। ठीक है ना, ये मेरी कैपेसिटी है। मतलब मेरे जो एसेट्स होंगे वो 50 लैक्स होंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी होगी, तो फिर मेरे रिलेशनशिप्स क्या क्रिएट होंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है। तो जस्ट टेक इट दैट वे कि मैं इसको किस तरह अपने अपने बिजनेस से रिलेट करता हूँ। ठीक है ना। तो दो चीज़ें आपके सामने, या तो हम इन्हीं फिगर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट करें चीज़ों को, या फिर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये प्लान करें कि क्या उसका हो सकता है। ठीक है। ऑलराइट। Okay, now let's suppose that or convert your estimations, whatever you're gonna predict in terms of asset in percentage. For example, if जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि अगर 1 करोड़ 33 लाख के इसके एसेट्स हैं तो हम इसको परसेंटेज में कितना रिड्यूस करें। ठीक है ना। सो लेट सपोज हम इसको इसकी कैपेसिटी को देखते हुए 25% पे लेके आए हैं, लेट सपोज, बिकॉज दैट वुड बी कंपेटेबल विद माय इन्वेस्टमेंट एज वेल। अगर मेरी वो प्रिडिक्शन है या मेरी वो कैपेसिटी है, मेरे इतनी इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। ठीक है। सो 1 लाख 1 करोड़ 33 लाख का 25% क्या होगा, दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है। सो इफ आई दिस इज गोइंग टू बी 33 lakhs। ठीक है। 33 lakhs 27,423। So this indicates that at least I'm going to start my business with 3 million, almost 3 millions of investment। ठीक है। अच्छा, ये जो 3 मिलियन है ये मेरी फर्म साइज है, ये मेरा साइज ऑफ द फर्म है, ये मेरे टोटल एसेट्स हैं फर्म में जितने मैं पुट करूंगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कतई के मैं कोई भी बिजनेस उठा के उसको 25% पे ले आऊँ, नो।
मेरी देखें, मैंने एक अजम्पशन क्रिएट की, मैंने ये कहा कि जितनी 1988 में कैपेसिटी थी टोटल एसिड्स की मेरे कंपेटिटर की, या मेरे एक बेंचमार्क जिसको मैंने रखा है अपने बिजनेस के लिए उसकी, उस फर्म की, उस हिसाब से मेरी कैपेसिटी आज ये है कि मैं 25% से काम शुरू करूंगा उसके 1988 के टोटल एसेट्स के हिसाब से, ठीक है। अब यू कैन जस्टिफाई डेट इन सो मैनी वे। मेजर जस्टिफिकेशन इसकी ये हो सकती है कि भाई मेरे पास 3 मिलियन ही है, दैट्स ऑल आई कैन इन्वेस्ट, ठीक है। आई कांट गो मोर, आई कांट इन्वेस्ट मोर देन दैट इन माय बिजनेस, ठीक है। देखिए ये बिजनेस की कैपेसिटी या वैल्यू को इंडिकेट करे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, इस लेवल पे काम करना मुमकिन होगा, बट लुकिंग एट दी लुकिंग एट दी प्रोडक्ट रेंज, लुकिंग एट दी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड मैं करूं, मैं अपने आप को लिमिट करूंगा, जाहिर सी बात है 25% पे लेके आऊंगा कैपेसिटी वाइज, ठीक है ना, वैल्यू वाइज जब मैं ला रहा हूँ उसको, दैट्स हाउ यू कैन जस्टिफाई। सो इसको हम यूं देख लेते हैं कि माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी 3 मिलियन, ठीक है। मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस की वो 3 मिलियन से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो देयर इज़ वन ब्रेक थ्रू जो कि मुझे अभी मिल गया, वो ये जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशंस की जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 3 मिलियन मैंने कहा होगी, ठीक है। ओके, देयर इज वन मोर थिंग जो अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे करूंगा, वो ये है कि आई वुड क्रिएट द लेआउट्स ऑफ माय फर्म, ठीक है ना। मैं अपने प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स डेवलप करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे ये पता लग गया है कि मैंने टोटल एसेट की वैल्यू रखनी है वो 3 मिलियन रखनी है, ठीक है। सो मैंने ये थोड़े से लेआउट्स बनाए हैं, थोड़ा आपको समझा भी देता हूँ। देयर इज अ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड अनदर बैलेंस शीट, ठीक है। दिस बैलेंस शीट इज एट स्टार्ट 31st of December 2020 for example, so it means you will starting your operations from 1st of January 2021, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट जो होगी ये उस वक्त डेवलप की जाएगी जिस वक्त ये प्रोजेक्टेड नहीं होगी, ये रियल बैलेंस शीट होगी जिस वक्त आपने ऑपरेशन स्टार्ट की है, यू नो दैट हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 मिलियन हमने इन्वेस्ट किए, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 मिलियन। ओके, व्हेन द टोटल एसेट्स 3 मिलियन, तो ये भी मेरे 3 मिलियन ही होंगे, बट लेट्स गिव इट अ टाइम और हम इसकी तरफ आते हैं। द सेकेंड स्टेज, व्हाट वुड बी द बाइफर्गेशन, मैं अपने फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स की बाइफर्गेशन किस बेसिस पे करूंगा। नाउ हैव अ लुक ओवर हेयर, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं कि क्या है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की, ठीक है ना। जो मेरा बेंचमार्क फर्म था जिसको मैंने अपना जो है वो जिसकी बेस के ऊपर मैंने एस्टिमेशन अपनी जनरेट की हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। अब इसका कितने परसेंट करंट एसेट्स और कितने परसेंट नॉन करंट एसेट्स है, 52%, ठीक है। 52% जो है वो नॉन करंट एसेट्स हैं, और 48% जो है वो करंट एसेट्स हो जाएंगे। सो जो फिक्स एसेट और ये इनका जो टोटल आएगा मेरे पास, फिक्स एसेट का जो टोटल आएगा वो मेरे पास 52% ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है ना। ये अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड जो करंट एसेट का मेरे पास टोटल होना, ये टोटल आप नीचे भी कर सकते हैं, मैंने ऊपर हेडिंग डाली हुई तो मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, जैसे हमारे उसमें बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में एफएसए में हुआ था, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ। ये भी लेआउट ठीक है, आप एट द एंड भी कर सकते हैं, मतलब टोटल फिक्स एसेट्स यहाँ लिख दें, टोटल करंट एसेट्स इस जगह पे लिख दें, ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल करंट एसेट, सो दिस विल गिव मी 3 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारा इस वक्त टोटल ये एस्टिमेशन जा रही है। देखो एक चीज़ समझ में आ गई मुझे कि मुझे 14,40,000 तकरीबन इसके इर्द गिर्द का कोई अमाउंट वो अपने
शॉर्ट टर्म एसेट्स में रखना है, करंट एसेट्स में रखना है, जो कैश हो सकता है, ठीक है ना। मतलब मैं एटलीस्ट 14 लाख कैश रखूँ या इन्वेंट्री में रखूँ, ठीक है। फिक्स एसेट्स में मुझे तकरीबन 15 लाख के, 15-16 लाख के मैंने फिक्स एसेट्स डेवलप करने एज पर दी रिक्वायरमेंट जो मेरे सामने बनी, ठीक है। नाउ द सेकंड बेंचमार्क मुझे ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंसिंग क्या है तरीक़ेकार। मतलब ये 3 मिलियन जो है वो कितने डेट से फाइनेंसिस हो रही है और कितने इक्विटी से फाइनेंसिस हो रही है। देखो, आई विल नॉट बी कंसिडरिंग एग्जैक्ट सिमिलर फाइनेंसिंग विच वाज इन नेस्ले, बिकॉज मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि वो एक वैसी फर्म है जिसको जो कि पुरानी फर्म है, गुडविल के साथ है और वो शेयर्स अपने इशू करती है, तो वी कांट अडॉप्ट द फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट फर्म, ठीक है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर आप अपना खुद भी डेवलप कर सकते हो, कोई मायने इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसके उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बट राइट नाउ हम किस तरह डेवलप करें, वी वुड सी कि अगर 3 मिलियन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बिजनेस में, तो वो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है 3 मिलियन की, वो मैं जेब से कर रहा हूँ, पार्टनर्स क्रिएट कर रहा हूँ या बैंक लोन ले रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट शीट फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, इनके देखें करंट लायबिलिटीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। इक्विटी के अमाउंट भी कम है और नॉन करंट लायबिलिटीज की अमाउंट भी कम है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर, कुड बी वेरी सिमिलर टू माई बिजनेस। इसको हम इस तरह देख लें, अगर 81% जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का अमाउंट है, ठीक है। 81% शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का अमाउंट है, ठीक है। देखें, इतनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एक न्यू फर्म कभी भी नहीं डेवलप कर सकती, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मार्केट में पैसा छोटी फर्म कभी नहीं फंसा पाएगी। इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा आपके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए फर्म की, ठीक है। सो हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कतई सिमिलर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वी नीड टू सी थिंग्स, हमें ये देखना है कि हम जेब से कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, और हम बैंक लोन कितना ले रहे हैं। तो इट वुड वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो, फ्रॉम फर्म टू फर्म, फ्रॉम आइडिया टू आइडिया, ठीक है ना, फ्रॉम नेचर ऑफ द आइडिया टू द नेचर ऑफ द आइडिया, ठीक है ना। अब इसमें मैं अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँ कि भाई 3 लाख है, 3 मिलियन है, आई एम नॉट गोना पुट माई ओन मनी इन दिस, ठीक है ना। मैं अपना पैसा नहीं लगाने जा रहा, ठीक है ना, सारा। व्हाट आई वुड से कि ये जो शॉर्ट टर्म एसिड्स वाला अमाउंट है, ठीक है ना, जो करंट एसिड्स का अमाउंट है ना, ये मैं जेब से लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे यकमुश्त नहीं देना, ये मैं रखूंगा अपने पास, होल्ड करूंगा वर्किंग कैपिटल के तौर पर। आई विल बी यूजिंग दैट अमाउंट लेटर ऑन प्रॉब्ली, ठीक है ना। तो मैं तकरीबन 15 लाख जो है वो कैपिटल में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 15 लाख का जो अमाउंट है वो कैपिटल में डाला ना। व्हाट्स लेफ्ट, सिंपली जो है वो मेरे 15 लाख बचते हैं, जो कि मैं करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ थिंग्स आर मच क्लियर फॉर मी कि मुझे कितना पैसा कहाँ रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये करंट लायबिलिटीज़ में नहीं, इसको हम टोटल लायबिलिटीज़ में डालेंगे, ठीक है। सो ये टोटल लायबिलिटीज़ में हमने 15 लाख लगा दिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन नाउ, हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर है। 4 मेजर हेड्स मैंने डेवलप कर ली, जैसे मैंने पहले कहा था आप लोगों को। यहाँ पे भी देखा जाए तो मैंने 3-4 हेड्स ही क्रिएट किए थे, ठीक है ना, बैलेंस शीट के जो पिक किए थे हमने उसमें से। सो इसको अभी फर्दर हम देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि नाउ यू कैन पुट थिंग्स अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे आप वेरी करोगे चीज़ें, ठीक है ना। अब 15 लाख अगर हम टोटल लाइबिलिटीज़ में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो ये जाहिर सी बात है, आप बैंक लोन लोगे या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज रखोगे। इनिशियली पहले ही मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं होंगी छोटी फर्म की, ठीक है ना। तो यू माइट ये 15 लाख रुपए जो है वो मैं लोन की सूरत में बैंक लोन में डाल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह करके आपको लेके जाना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग इनिशियली नहीं होगी। रिटेन अर्निंग मेरी ये वाली फर्स्ट क्वार्टर की बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है ना। अगर लॉस होगा तो लॉस आएगा, माइनस रिटेन अर्निंग आएगी माइनस में, ठीक है। इसी तरह ये जो 14,40,000 का अमाउंट था, ये कैश रिसीवेबल्स इन्वेंट्री में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सब टू मी। 15,60,000 की मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी, सब टू मी, डिपेंडिंग ऑन माई बिजनेस, ठीक है ना। ये एक ओवरऑल मेजर हेड्स थे जो मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिए। दैट्स ऑल यू शुड बी प्रोजेक्टिंग, ठीक है ना, इनिशियली। अब इसको फर्दर आपने बेशक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और वो आगे आपके काम आएंगी चीज़ें, ठीक है ना। जितनी अच्छा, जितना बेहतर होगा, जितना वेल एक्सप्लेन्ड बैलेंस शीट होगी, उतना ही आगे आपकी एस्टिमेशंस ऑन टारगेट जाएंगी। अभी इनिशियली ऐसा है कि मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, ज़्यादा। इसको हम यहीं तक ही समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वेरी करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी भी कहा आप लोगों को। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू दी ना। अब जो है वो मेरे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन आई स्टार्ट माय ऑपरेशंस, तो नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है ना। नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, ठीक है ना। हाउ इज इट गोइंग, मेरे बिजनेस में क्या क्या अप डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि अब जो है आप इस स्टेज पर आ गए हो कि जो भी आपकी डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस होंगी, यू कैन रिकॉर्ड दोस्त, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी क्लास में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जस्ट क्रिएट अ बेसिक जनरल लेजर, ठीक है ना। एक लेआउट सा आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे उस लेआउट को, तो वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूँ। पहले छोटा सा मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि किस तरह से वो लेआउट डेवलप कर लें। देखें, डेट, पर्टिकुलर, एंड देन डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। नाउ लेट सपोज कि वी आर स्टार्टिंग आवर, अब देखें ये ऑपरेशनल साइड है। ऑपरेशनल जो भी आपके ऑपरेशन है वो है, तो फॉर हाउ मच यू आर स्टार्टिंग योर ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे टोटल करंट एसेट्स हैं, या जो मेरा टोटल कैश है मिसाल के तौर पे, वो मेरे वो वहाँ से मैं अपना बैलेंस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे उसको रखता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे इसी अमाउंट को इस वक्त पिक कर लेते हैं, ठीक है। So this is going to be the amount which is balance. For example, फर्स्ट जैन, जो मैं आपको कह रहा था, आपके ऑपरेशन शुरू हुआ 1 जैन को, आपका कोई सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना। सो जब एक्सपेंस का आपका हेड क्रिएट होता है, तो आप उसको डेबिट करेंगे। मिसाल के तौर पर 2000 का आपका ये एक्सपेंस हुआ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, ठीक है। सेकंड जैन आप कहते हो कि मेरा कुछ रेवेन्यू मिसाल के तौर पे क्रिएट हुआ, ठीक है ना। रेवेन्यू का हेड क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हम रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल हम 5000 का हमारा रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो इस तरह आप करते करते जो है ना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। व्हेन यू विल बी, दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट इन योर रिपोर्ट, ठीक है ना। ये जो लेआउट आपके सामने बना रहा है रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट की पैक पे क्या कौन सी ट्रांजेक्शन हैं, किस तरह हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अगर तो इसको हम इसी तरह लेके चलें, और फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि फर्स्ट फेब को मेरा सैलरी एक्सपेंस क्रिएट हुआ, जो कि
फॉर एग्जांपल 40,000 का था, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी ये सब लेजर क्रिएट करते हुए और इसको लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हुए यू नीड टू प्रिडिक्ट 3 मंथ्स अ क्वार्टर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऑफ योर बिजनेस। तो मंथली what expected sales would be you will be generating in the first month or in the second month or the third month of your business, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो बेंचमार्क था उसकी सेल्स क्या थी, ठीक है ना। मतलब देयर वुड बी नो कंपैरिजन बिटवीन दैट कंपनी एंड आवर कंपनी, बट स्टिल जस्ट टू गेट टू नो दैट, ठीक है ना। तो व्हेन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस उनका जो अमाउंट था वो तकरीबन 32 लैक्स था, ठीक है ना। 32 लैक्स, नो, 3 करोड़ 27 लैक्स, ठीक है ना, ये इनका अमाउंट था। ठीक है, सो दिस इज 3 करोड़ और 27 लैक्स की सेल्स है इनकी 1988 में व्हेन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, और ये भी 1000 में होगी, ठीक है ना। सो हमने किस तरह किया था, हमने 25% पे ले आए थे ना अपने उसको टोटल एसिड्स को। तो सेल्स को भी ज़रा करते हैं, 25% पे क्या कैपेसिटी पे आ जाएंगे हम लोग जब इस अमाउंट का 25% अगर हम करते हैं, सेम बेंचमार्क रखते हैं। सो स्टिल दिस इज 81 लैक्स, ये अभी भी 81 लैक्स और 78,000 अभी भी आ रहा है, ठीक है ना। सो मतलब दैट्स समथिंग ह्यूज फॉर अ स्टार्टअप, ठीक है। बट स्टिल हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है कि रिलेशनशिप किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी ये पॉइंट रेज किया था, इनका एसिड टर्नओवर इज इमेक्यूलेट, इज अमेजिंग, ठीक है ना। कि नॉर्मल बिजनेस में, ऑर्डिनरी बिजनेसेस में इस तरह नहीं होता एसिड टर्नओवर। इतना एसिड टर्नओवर होने का मतलब ये है कि यू हैव अ प्रोडक्ट विच हैज़ एन इमेंस डिमांड इन द मार्केट, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट की इस तरह डिमांड नहीं होती। मतलब आपका एसिड टर्नओवर जो है वो 2.5 टाइम्स है, मतलब दैट्स ग्रेट। बहरहाल, सो हम रेवेन्यू किस बेस के ऊपर फिर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक हमारे लिए मतलब इस सिनेरियो में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बहरहाल, तो हम इस चीज़ को देखते हुए उस कंपनी के रेवेन्यू को देखते हुए टर्नओवर को, अगर हम टर्नओवर को भी बेंचमार्क रखते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है ना, हम टर्नओवर को बेंचमार्क रखें अगर, तो कितना टर्नओवर था 2.46 का, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, 2.46 का टर्नओवर इनका था। अगर हम इधर 2.46 का टर्नओवर लेते हैं तो क्या बनेगा, ये ज़रा करके देखते हैं। अच्छा, ऐसे टर्नओवर क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल, सेकेंड, सेल्स टोटल से डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारे पास टोटल सेल्स हमें निकालनी है, तो हम लेते हैं 2.46 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज गोइंग टू बी 7,38 73, एक सेकेंड, 7,38,000 शायद आ रहा है। हाँ, 72.46 से मल्टीप्लाई किया ना हमने इसको, एक सेकेंड जरा रुकिएगा। हाँ ठीक है ना, ये हमारे पास आ रहा है 73,80,000, 30 लैक्स को हमने जब कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ रहा है। मतलब जैसे अभी वो क्रिएट हो रहा था हमारा, वही उसी तरह का कोई रिलेशनशिप बन रहा है। वहाँ पे भी 81 कुछ आ रहा था ना। बहरहाल, सो इस सूरत में हम कतई जो है ये एस्टिमेट नहीं कर सकते अपने रेवेन्यू को, दैट्स फॉर श्योर, यही केस बनेगा हमारा, ठीक है। तो हम रेवेन्यू किस बेस पे फिर कर सकते हैं, वी विल सी कि हाउ मैनी यूनिट्स वी कैन सेल इन अ मंथ और हाउ मैनी यूनिट्स वी कैन सेल आउट ऑन डेली बेसिस, ठीक है ना।
और बेंचमार्क को देखते हुए हम ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए इस कंपनी के सिनेरियो में, ठीक है। तो वी कैन कम अप विद एन अजम्पशन, ठीक है ना, बट जो अजम्पशन हमारी होगी वो भी किसी बेसिस पर होगी। यू कैन अज्यूम हाउ मैनी यूनिट्स यू कैन सेल इन अ मंथ और हाउ मैनी यूनिट्स यू कैन सेल ऑन डेली बेसिस, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये एज्यूम करें कि हमारी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है किसी भी हमारे प्रोडक्ट की या जो सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हम हमारा पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस आ रही है, फॉर एग्जांपल वो हम कहें 500 है, और पर यूनिट जो कॉस्ट प्राइस हमारी आ रही है वो, अच्छा इनकी ज़रा कॉस्ट प्राइस देखते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट का कितना परसेंट है। अ, मतलब we need to check this amount cost of sales is what percent of sales, this amount is what percent of sales। तो इसको हम चेक कर सकते हैं विद अ फॉर्मूला। अच्छा 71% आ रहा है, इट मीन्स कि हम हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है वो सेल के 71% है। तो व्हाट वुड बी अवर ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम इधर नहीं पुट करते, सॉरी, इसको हम पुट करते हैं इधर। इधर पुट करते हैं, ठीक है। ये 71% आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डिवाइडेड बाय दिस 17% तकरीबन, and this financial expenses this divided by 3%, it means के प्रॉफिट भी कर लेते हैं, एक सेकंड पर प्रॉफिट कितना था इनका। टैक्स अमाउंट भी है, ठीक है। बहरहाल ये प्रॉफिट अमाउंट है और इसको भी हम इसी तरह ही देख लेते हैं कितने परसेंट ऑफ सेल्स है। दिस इज ऑलमोस्ट 6%, इट मीन्स कि जरा प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका वो 6% है। कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 71% है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसकी 71% जो है इनकी कॉस्ट प्राइस है। ऑपरेशनल एक्सपेंस जो है वो 17% है और फाइनेंशियल एक्सपेंस 3% है। टू सेल्स है, ठीक है ना, ये सब टू सेल्स है और प्रॉफिट 6%। अब ये हमारे पास बेंचमार्क है, ठीक है। हमें जो डायरेक्ट कॉस्ट रखनी है वो 71 है ना, हम कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, हम 75% ऑफ सेल्स रखते हैं, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो दिस माइनस दिस होगा। अच्छा ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो हम कितना था, ऑपरेशनल एक्सपेंस 17% है। ऑपरेशनल प्रॉफिट हमारा अ, इसका 17% होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 3% है, लेकिन हम वी हैव टोटल लायबिलिटीज़ हेयर, ठीक है ना। अब टोटल लायबिलिटीज़ में से हमारी लॉन्ग टर्म डेट कितना है ये मैटर करता है। बस एक एस्टिमेशन करने के लिए हम ज़रा देखते हैं इस चीज़ को, फिर मैं इसको बेहतर और हम बेहतर कर सकेंगे इसको। और
बाय 3%। ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ लिखते हैं कि हमारी जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितने परसेंट आएगा सेल के। ठीक है, दैट वुड बी इन परसेंटेज। अच्छा, अब हम अभी मैंने सेंटर के कोई हेड्स क्रिएट नहीं किए, ये हमारे जनरल सारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि हम उस लेजर से भी बना सकते हैं या फिर हम इनको डिफरेंट वे में एस्टिमेट कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है, अभी हमारे सामने एक लेआउट सेट क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, हमने सेलिंग प्राइस अपनी पर यूनिट, अब ये भी आपकी कैलकुलेशन बेस्ड ही होगी या कॉस्ट प्राइस भी आपकी कैलकुलेशन बेस्ड होगी। कॉस्ट प्राइस को मैंने रिलेट कर दिया सेलिंग प्राइस से, जस्ट डिसाइड द सेलिंग प्राइस। आपको सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करनी है कि मेरी पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या होगी। अगर मैंने 500 सेलिंग प्राइस रखी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ अब मुझे क्या एज्यूम करनी है या क्या प्रिडिक्ट करनी है, वो मैंने प्रिडिक्ट करनी है। ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये मेरे यूनिट्स हैं जो मैंने बेचे हैं, ठीक है ना, इस मंथ में या इस क्वार्टर में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ऑन एवरेज जो है वो मेरा अगर डेली का 1 यूनिट भी सेल आउट होता है, ठीक है ना, बहुत मैं अगर कंजर्वेटिव होके भी सोचूं, ठीक है, तो 30 यूनिट्स ऑफ अ मंथ होते हैं। 30 यूनिट्स को भी अगर मैं और रिड्यूस कर दूं तो मैं कहूँ कि क्वार्टरली मेरे 75 यूनिट सेल आउट होते हैं। ठीक है, अब बट दैट वुड बी ऑन सम ग्राउंड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि मैं 75 यूनिट्स मैंने सेल आउट किया। ठीक है, अब ऑन दैट बेसिस ज़रा हम एस्टिमेशन देखते हैं अपनी। मैंने सब जगह पे पुट कर दी थी चीज़ें, डायरेक्ट कॉस्ट भी हमारी जो है वो 71% थी। ठीक है, विच इज़ इनफैक्ट स्टिल, ज़रा चेक कर लेते हैं इसको भी, कैलकुलेशन हमारी सही आ रही है। हाँ, 75% हमने रखी थी। ठीक है, तो 75% ही है। एनीवे, ठीक है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ये है, ऑपरेशनल प्रॉफिट ये है, इंटरेस्ट पेमेंट ये आ रही है। ठीक है, ये 3% है, ऑपरेशनल प्रॉफिट को 17% था। तो नेट प्रॉफिट जो उधर आ रहा था दैट वाज अराउंड 6%। हमारा ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टैक्स एक्सपेंस नहीं लगाया इसके अंदर। तो इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन हमारा जो है वो 7, प्रॉफिट मार्जिन हमारा 14% आ रहा है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। 25% होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल 25% है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा सही है। तो ये हमारे पास एक लेआउट क्रिएट, इट मीन्स के अगर मैं 500 सेलिंग प्राइस रखता हूँ पर यूनिट की और मैं 75 यूनिट सेल करता हूँ इन अ क्वार्टर, ठीक है, तो मेरा मेरा जो नेट प्रॉफिट 3 महीने का क्वार्टर का बनता है वो प्रॉफिट है। ठीक है, वो 5250 बनता है। ठीक है ना, 5000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है बहरहाल। सो वेयर यू कैन वर्क ऑन आइदर टू इंक्रीज और रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, आइदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द यूनिट्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि यू कैन कम अप विथ 3 एस्टिमेशंस। जैसा कि आपने सोचा वो जैसा जो है वो अगर बेहतर हुए हालात मार्केट के तो, और अगर वर्सन हुए हालात तो देयर विल बी 3 एस्टिमेशन यू कैन कम अप विथ। और इधर ही हम इस चीज़ को पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब एक जगह मैं कहूँ कि मेरे 100 यूनिट्स बिक रहे हैं और एक जगह मैं कह रहा हूँ कि मेरे 50 यूनिट्स बिक रहे हैं। अगर मैं 50 यूनिट्स बेचूँ अपने तो ये सिनेरियो हो जाएगा, अगर मैं 100 यूनिट्स बेचूँ तो ये सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट थिंग्स। Okay, now this is done. Now looking at that, we just need to create your next balance sheet। अगर मैं उसी estimation पे चला जाता हूँ जहाँ मैं कह रहा था कि 75 यूनिट्स हम पहले क्वार्टर में बेच रहे हैं, तो अब हमारी पहले क्वार्टर की बैलेंस शीट क्या बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सारा क्रेडिट पर है या सारा सेल या कैश पर है, या सारा का सारा जो है वो जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यहाँ दोनों पे है। मतलब 50% हो सकता है, 25% क्रेडिट पर है या वट एवर। ठीक है, जस्ट नीड टू चेक दैट और जस्ट नीड टू सी के
क्या हो सकता है? अगर आपका काम हार्ड कैश पर है तो जस्ट इंक्रीज योर कैश विद दैट, ठीक है। और आपकी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हुए हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी गई है वो, ठीक है ना, दिस ऑल वुड बी एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम योर करंट एसेट्स, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होगा वो तुम्हारा फिक्स एसेट्स में से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये करते हैं। ओके, इन द एंड that is our last task for this. When you will be creating the balance sheet for the first quarter, you just need to see the in and outflow of cash, ठीक है ना, which you will be getting from your income statement। मतलब पहली बैलेंस शीट के बाद जो भी आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ कैश का, ठीक है ना, या if you have bought another asset, another fixed asset, if it is so, or if you have financed some new assets। देखें, एक चीज़ थोड़ी सी आप समझ लें यहाँ पर कि अगर तो मैंने कोई नया फिक्स एसेट खरीदा होगा ना तो वो यहाँ से रेज हो जाएगा, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब 1560 इस अमाउंट को मैं उस फिक्स एसेट से एनहेंस कर दूंगा। जब वो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट एनहेंस होगी तो उसको मैंने फाइनेंस कैसे किया, आइदर थ्रू लाइबिलिटीज और आइदर थ्रू माई इक्विटी, ठीक है ना, बस उससे आपने उसको रेस कर देना है, तो दैट वुड बी बैलेंस्ड। ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अदर देन दैट वट एवर इज हैपेंड इज बिटवीन शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, उसके अलावा जो भी हुआ है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में हुआ है, यहाँ पे रिटेन अर्निंग में हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब आपका नेट प्रॉफिट इतने से बड़ा है तो यू वुड हैव रिटेन्ड इट। इट मीन्स आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो इस अमाउंट से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दिस वुड बी योर रिटेन अर्निंग इफ योर कैपिटल इज सेम, ठीक है ना। अब उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हुआ, ठीक है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी आपको ये चीज़ बता दी कि इनफ्लो जो है मेरा रेवेन्यू है और आउटफ्लो जो है वो मेरी कॉस्ट और एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेरा इनफ्लो हो रहा है वो यहाँ तो कैश पे हो रहा है या क्रेडिट पे हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़ेगा मेरा करंट एसेट ही, ठीक है ना। सो मेरा इनफ्लो यहाँ पर ये अमाउंट है, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इनफ्लो एंड दिस प्लस दिस प्लस दिस इज माय आउटफ्लो फॉर द पीरियड, ठीक है ना। ये मेरा आउटफ्लो हो गया इस पीरियड का। ऑपरेशनल प्रॉफिट, एक सेकेंड, दिस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, एक मिनट जरा मैं क्रॉस चेक कर लूँ इसको, दिस माइनस माय डायरेक्ट कॉस्ट माइनस माय ऑपरेशनल प्रॉफिट माइनस माय इंटरेस्ट पेमेंट, तो 18। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, तो ये जो मेरे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट वो ऑपरेशनल प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा ठीक है, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है, ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है। तो मैंने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे आउटफ्लो में कि ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट गई, और डायरेक्ट कॉस्ट में से ये नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ रहा है, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है ज़रा मुझे ये देखने दे। दिस इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस जो आ रहा है, लेट्स सपोज ये मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे वो 3000 है, ठीक है ना। मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे 3000 है, मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो दिस। अच्छा जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस,
यहाँ पे मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 17, अच्छा ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, लेट्स जस्ट करेक्ट इट। मैंने ऑपरेशनल प्रॉफिट अपना 17% रख दिया, लेकिन मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 17% है, मैंने प्रॉफिट रख दिया, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट करेक्ट इट। मेरे जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंस की हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंस मीन्स द टोटल ऑफ दीज, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। सो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, मैं ऑपरेशनल प्रॉफिट इस जगह लिख देता हूँ, मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो दिस माइनस दिस होगा, ठीक है। दिस इज माय ऑपरेशनल प्रॉफिट ओपी, एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी दिस माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी दिस 1875, तो 5% पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हमारे पास इसका कितना आ रहा था, मेरे ख्याल से 6% आ रहा था, तो वी आर इवन लेसर देन दैट अगर यहाँ से हम देखें। बहरहाल ये थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दी थी। बहरहाल वी हैव रिकवर्ड दैट नाउ, जो हमने यहाँ से इसको पकड़ा जब मैं आउटफ्लो इनफ्लो देखना चाह रहा था। अच्छा, इनफ्लो नाउ इज द सेम एंड आउटफ्लो वुड बी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। दिस इज द, ठीक है, these are the outflows, so the difference between these two should be the net profit is equal to, sorry, minus दिस वुड बी 1875, ठीक है ना। तो अब हम सही जा रहे हैं इसमें। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट वुड बी हमारा 1875 आ रहा है, तो रिटेन अर्निंग हमने इससे इंक्रीज करनी है। अच्छा नाउ, अब मेरा जो इनफ्लो हुआ है वो कहाँ हुआ है और मेरा आउटफ्लो कहाँ हुआ है, ठीक है ना। अगर हम ये देख लेते हैं कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो सारा करंट एसेट्स में ही हुआ है, लेट्स सपोज दैट थिंग, ठीक है ना। एंड अवर फिक्स एसेट्स आर रिमेन आर सेम, अवर फिक्स एसेट्स आर सेम, हमने फिक्स एसेट्स में कुछ हमारा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, लेट्स सपोज दैट 12 डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो करंट एसेट्स हमारे क्या थे पहले, करंट एसेट्स ये थे दिस, इनफ्लो हमारा इधर प्लस हुआ और आउटफ्लो हमारा ये माइनस हुआ, ठीक है। अब इट्स ऑल क्लियर नाउ, ठीक है ना। अब जो बाकी यहाँ पे बच रहा है अमाउंट, वही हमने यही वाला पुट कर देना है, तो हमारी ये बैलेंस शीट बैलेंस होगी, ठीक है ना। टोटल लाइबिलिटीज भी अगर हमारी यही रहती हैं लेट सपोज, और कैपिटल जो है वो भी हमारा यही रहता है, तो दिस इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट ईयर्स बैलेंस शीट, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वार्टर सॉरी बैलेंस शीट जो पहले क्वार्टर की हमारी होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसमें और वो कर सकते हैं, समझ लीजिए कि अमेंडमेंट्स हम इसमें डिफरेंटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ जो है वो कोई फिक्स एसेट खरीदा ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, तो हम अपने फिक्स एसेट्स को रेस करेंगे, उस हिसाब से अपनी लाइबिलिटीज इनहेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट कुछ कवर किया, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पे इधर पुट कर देंगे डेप्रिसिएशन डिडक्शन का अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा, अदर देन दैट, अगर हमने कोई लाइबिलिटीज इनहेंस की, अपने लाइबिलिटीज भी जब इनहेंस होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारा एसेट्स पे ही जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का इम्पैक्ट फिक्स एसेट्स पे जा रहा होता है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इतना मैंने थॉरो ये चीज़ें कवर की आप लोगों को। अब आफ्टर दैट द रिक्वायरमेंट फॉर द रिपोर्ट वुड बी, आपने एक बैलेंस शीट जो है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, एक बैलेंस शीट जो आपने स्टार्ट स्टार्ट पॉइंट पे बनाई, ठीक है ना, जब आपने लॉन्च किया, ठीक है ना। फिर एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना, आपने फर्स्ट क्वार्टर की बनाई। फिर इसी तरह आपने एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सेकंड क्वार्टर की बनानी है।
third quarter, fourth quarter. So this is going to be the first year. इसी तरह आपने एक और साल की बनानी है. इट मीन्स कि आपने 2 सालों की ये पूरी क्वार्टर वाइज बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनानी है और एक आपने स्टार्टिंग पॉइंट की बैलेंस शीट डेवलप करनी है. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट. तो ये अच्छी तरह आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है. मैं शुरू से ये बात कर रहा हूँ, जिनको आज पता लगी है दे कैन कम अप विद दैट, कोई इतना मसला नहीं है. अच्छा, अदर देन दैट एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है बहुत कम आया, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट. सो दिस इंडिकेट के अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 3% था. यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस कितने परसेंट आ रहा है सेल्स के? मेरे ख्याल से ज़्यादा कम आ रहा है. एक सेकेंड. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हम किस तरह ले रहे थे? हाँ, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिस डिवाइडेड बाय सेल्स इन परसेंटेज. भाई वाह, ये तो आपका 3% ही आ रहा है ना फाइनेंशियल. अच्छा, हमने लिया इसको 3% था. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, सही है. तो ये इसलिए हम इसको इसको हम वो भी कर सकते हैं थोड़ा, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टोटल लाइबिलिटीज़ जो है ये सब की सब मैंने बैंक लोन लिया, लेट्स सपोज, ठीक है ना, दी कंप्लीट सेट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो मेरे पास इस वक्त अगर 15 लाख की हैं, तो ये 15 के 15 लाख मैंने जो है वो बैंक लोन ही लिया हुआ है, ठीक है. तो ये बैंक लोन जो है तो मुझे कितने परसेंट में मिला, ये मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया क्लास में, कि अगर ये मुझे अमाउंट लेट सपोज ईयरली बेसिस पे 20% पे मिल रहा है, तो 3 लाख रुपए ये ईयरली हो रहा है. सो मंथली वुड बी डिवाइडेड बाय 12, 25,000, और मल्टीप्लाई बाय 3. तो क्वार्टरली मेरे अगर 75,000 में इस पे कर रहा हूँ, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिडिक्ट थिंग्स. अगर इतना बड़ा अमाउंट आप, इट मीन्स बैंक लोन ले रहे हो, तो ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट उस पर कतई नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना. तो इसलिए ये चीज़ हमारी कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रही है, इसको आपने ठीक करना होगा. आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने मेरी, जैसे यहाँ पे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी ये वाली, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने बैंक लोन नहीं लिया हुआ, मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग कि एक नई कंपनी को किस तरह बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है. अच्छा, अब इन चीज़ों को देखते हुए सारी जो भी सिनेरियो मैंने डिस्कस किया, आप लोग अपने ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करें चीज़ों को, और इस तरह करके आपने लेआउट्स डेवलप करने हैं, ठीक है ना. आई विल बी लुकिंग फॉर, जो मैंने अभी आपको लिखा था यहाँ पे कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखे थे ना यहाँ पे आप लोगों के सामने, वो आई विल बी लुकिंग फॉर दैट, ठीक है. ये 2 सालों के क्वार्टर वाइज मैं बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देख रहा हूँ, और ये एक बैलेंस शीट समझ लें आपने स्टार्ट में ये एक एक्स्ट्रा बनानी है. तो 8 इनकम स्टेटमेंट्स और 9 बैलेंस शीट्स मुझे चाहिए आप लोगों की रिपोर्ट्स में. क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अदर देन दैट देन यू विल बी पुटिंग दी पे बैक पीरियड. आपका पे बैक पीरियड क्या होगा? जितने टाइम में आपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये 30 लाख रुपए कवर करनी है, वो अमाउंट हो सकता है 2 साल में ना कवर हो, ठीक है ना. दैट इज़ पॉसिबल एज वेल. अच्छा, अदर देन दैट, और फिर आपका जो है वो इसकी जो फिजिबिलिटी है टोटल, कि भाई अगर मैं इतने अरसे में इसको कवर नहीं कर पा रहा तो व्हाट आई विल बी डूइंग. क्या मैं अपनी कोई स्ट्रेटजीज चेंज करूंगा, क्या मैं फाइनेंसिंग इनहेंस करूंगा, क्या मैं एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए होंगी. और वट एवर हैपनिंग, ठीक है ना, उसको आपने रिस्पॉन्स करना है अपने रिपोर्ट में. मतलब जैसे अब ये सिनेरियो है, अब जस्ट नीड एक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद, इनकम स्टेटमेंट के बाद आपने थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है कि भाई ये इस क्वार्टर में अब वी आर प्रोजेक्टिंग दैट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है, एंड बी दैट्स आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. फिर आपने उस नेक्स्ट क्वार्टर पे जा, इस तरह करके थोड़ा सा आपने लेके चलना है चीज़ों को. व्हेन आई विल बी स्टडिंग, या कोई भी अगर इन्वेस्टर आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ रहा होगा, तो दे गेट टू नो कि किस तरह इसने एस्टिमेशंस क्रिएट की हैं, ठीक है. बहरहाल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यू कैन कम अप विद बेटर आइडियाज़, देयर आर बेटर आइडियाज़. आप कर सकते हो बहुत अच्छे, मुझसे अच्छा इसमें आप देख सकते हो चीज़ों को, बिकॉज इट्स योर प्रोजेक्ट, इट्स योर आइडिया, इट्स योर रिपोर्ट. सो यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन इट, ठीक है. अच्छा, तो यहीं तक था ये मेरा जो मैंने डिस्कस करना था आपसे.
सो आई होप कि ये चीज़ें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी काफ़ी मैंने कोशिश की थॉरली लेके चलूँ चीज़ों को। स्टिल जो है वो जब तक रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी प्रोजेक्ट की, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा काम करने का। तो आप लोग इसमें बेहतर इनपुट दे सकते हो अपना एनालिसिस में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर वर्क। अस्सलाम वालेकुम।